गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि सजीवों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और ये किस प्रकार के आवास में रह पाते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। हम अपने चारों ओर कई तरह के जीव जंतु एवं पौधे देखते हैं। कुछ जीव जंतु स्थल पर रहते हैं, कुछ पेड़ों पर व कुछ जंतु जल में रहते हैं। पौधे भी मैदानी क्षेत्र में अलग, पर्वतीय क्षेत्र में अलग व जलीय क्षेत्र में अलग तरह के होते हैं, जिनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। बच्चों, जो हम अपने चारों ओर जीव जंतु और पेड़ पौधे देखते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कुछ जंतु तो पेड़ों पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। इनके रहने के लिए शरीर में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसी तरह से बच्चों, पेड़ पौधों की भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे मरुस्थल में रहने वाले पेड़ पौधे अलग तरह के, समतल क्षेत्र में पेड़ पौधे अलग और पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ पौधों की आकृति विशेषताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है बच्चों। अनुकूलन पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के योग्य बनाती हैं, अनुकूलन कहते हैं। आवास किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है, उसका आवास कहलाता है। स्थलीय आवास। बच्चों, आवास भी अलग अलग होते हैं। स्थलीय आवास ये क्या होता है? स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलीय आवास
जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। बच्चों, जो चीज जीवित है जैसे कि पौधे और जंतु, ये किसी आवास के जैविक घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा आवास के अजैव घटक हैं। बच्चों, जो चीजें प्राकृतिक हैं ये अजैव घटक हैं। कुछ स्थलीय आवास। बच्चों, अभी हमने समझा कि मुख्य आवास दो तरह के हैं, स्थलीय आवास एवं जलीय आवास। अब हम कुछ स्थलीय आवास के विशेषताएं जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मरुस्थल। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल में रेत बहुत अधिक होती है जिसमें ऊंट बहुत आसानी से चल सकता है क्योंकि इसके पांव चौड़े एवं गद्दीदार होते हैं। ऊंट की टांगे लंबी होती हैं जिससे इसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊंट को पसीना भी कम आता है। तो बच्चों, अभी आपने जाना कि ऊंट जो कि मरुस्थल में पाया जाता है उसमें उसी के अनुसार इसकी शारीरिक विशेषताएं होती हैं। आपने देखा भी होगा, ऊंट देखा है बच्चों? ऊंट रेत में आसानी से चलता है। क्यों? क्योंकि इसके पैर चौड़े एवं गद्दीदार होते हैं जो उसकी रेत में चलने में सहायता करती हैं। इसकी टांगें भी लंबी होती हैं जो उसको रेत से ऊंचाई पर रखती हैं, तो इससे उसे कम गर्मी लगती है। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब हम जानेंगे कि मरुस्थलीय पौधों में क्या विशेषताएं होती हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। तो बच्चों,
ये मरुस्थल में पाई जाने वाली पौधों की अनुकूलन वाली विशेषताएं हैं कि इसमें पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं और अगर होती हैं तो कांटों में बदल जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पानी कम होता है ना रेगिस्तान में, इसीलिए। इनकी जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि अनुकूलन क्या होता है। बच्चों, अब हम समझेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र, इसमें पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिससे ये पर्वतों में रह पाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं की मोटी त्वचा व लंबे बाल ठंड से उनका बचाव करती हैं, जैसे पहाड़ी तेंदुआ, याक आदि। यहाँ पर वृक्ष शंक्वाकार होते हैं, यानी शंकु के आकार के होते हैं, जो नीचे से तो चौड़े और ऊपर से नुकीले होते हैं, जिससे वर्षा का जल एवं हिम नीचे की ओर खिसक जाते हैं। घास स्थल, शेर, हिरण, खरगोश, गाय आदि घास स्थल में पाए जाते हैं। समुद्र, समुद्र में रहने वाले जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है। बच्चों, धारा रेखीय का मतलब होता है कि आगे और पीछे का भाग नुकीला और बीच में अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। यह आकृति धारा रेखीय कहलाती है। जल में श्वास लेने के लिए गिल पाए जाते हैं। बच्चों, ये समुद्रीय जंतुओं की अनुकूलन विशेषताएं हैं कि इनका शरीर धारा रेखीय होता है और सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं, क्या पाए जाते हैं, गिल पाए जाते हैं, जो इसकी पानी में सांस लेने में मदद करते हैं। सजीवों के लक्षण। बच्चों, अब हम समझेंगे कि सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले भोजन। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था ना कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जंतु अपना भोजन या तो पौधों से लेते हैं या जंतुओं के ऊपर निर्भर करते हैं। नंबर 2, वृद्धि। सभी सजीवों में वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब होता है बच्चों बढ़ना। छोटा बच्चा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है। आप देख रहे हो बच्चों चित्र में, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होके वयस्क बन जाता है। जंतुओं व पौधों में भी वृद्धि होती है। नंबर 3, श्वसन। सभी सजीव श्वास लेते हैं व श्वास छोड़ते हैं। यह श्वसन कहलाता है। जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं व ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बच्चों, ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उल्टा है। नंबर 4, उत्सर्जन। सजीवों द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों या व्यर्थ पदार्थों का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। नंबर 5, प्रजनन। सभी सजीव प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। बच्चों, संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। जैसे आप देख रहे हो चित्र में, कुत्ता, बिल्ली, गाय, इन सब में जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधों में प्रजनन बीजों द्वारा होता है। यानी पौधों से नया पौधा कैसे बनता है बच्चों? बीज से। बीज जमीन में डाल देते हैं और उससे
नया पौधा निकलता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने यहाँ पर पाठ का सारांश समझ लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना भी बच्चों। भाग 2 में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।